नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। हम लोगों ने देखे कि सेवाओं के अंदर डाक पार्सल यानी पोस्ट के द्वारा कौन कौन सी सेवाएं दी जाती है, उनके अंदर एक अंतिम रह गया है, वो है मनी ऑर्डर, जिसके बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा कि मनी ऑर्डर होता क्या है। मनी ऑर्डर का मतलब है कि एक जगह से दूसरे जगह पर पैसे को भेजना, लेन देन करना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मनी ऑर्डर कहते हैं। यहाँ लिखा है कि मनी ऑर्डर पोस्ट ऑफिस द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैसे रकम भेजने की व्यवस्था है। इस सेवा के लिए पोस्ट ऑफिस को कमीशन देना पड़ता है, यानी आप जितना पैसा भेजते हैं उस अनुसार जो कमीशन निश्चित किया गया होता है वो कमीशन वहाँ देना पड़ता है। जिस व्यक्ति को रकम भेजी गई हो उस व्यक्ति से रकम मिलने के बदले रसीद पर हस्ताक्षर लिए जाते हैं। जैसे कि मैंने पैसे भेजे तो मेरे से उस पैसे पर जो भी कमीशन होता वो कमीशन लेंगे, और सामने वाले व्यक्ति को प्राप्त होने पर उस व्यक्ति के द्वारा उसके हस्ताक्षर यानी उसके सिग्नेचर लिए जाएंगे। वह रसीद रकम भेजने वाले को वापस पहुंचा दी जाती है। डाक विभाग द्वारा ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के उपयोग से इंटरनेट मनी ऑर्डर का प्रारंभ कराया गया है, जिसके द्वारा 1000 से 50,000 तक यानी 1000 से 50,000 तक की रकम भारत में किसी भी स्थान पर एक ही दिन में प्राप्त होती है। धन भेजने वाले को पोस्ट ऑफिस द्वारा धन तथा कमीशन की रकम चुकाने के साथ ही उसकी रसीद और एक निजी नंबर सील बंद लिफाफे में दिया जाता है। धन भेजने वाला जिसको धन भेजना चाहता है उसे ये निजी नंबर देता है। एक निजी नंबर, एक पर्सनल नंबर दिया जाता है पोस्ट ऑफिस के द्वारा, जिस व्यक्ति को पैसे भेजने हैं उस व्यक्ति को ये नंबर बताया जाता है। जब वह व्यक्ति ये नंबर सामने वाले पोस्ट मास्टर को ये नंबर बताएगा तभी उसे क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। और एक ही दिन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, पैसे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। धन प्राप्तकर्ता द्वारा फ़ोटो वाला पहचान पत्र यानी अपना कोई भी पर्सनल आईडी जो है वो निजी नंबर पोस्ट ऑफिस से में प्रस्तुत करने पर मनी ऑर्डर की रकम प्राप्त की जा सकती है। डाक विभाग द्वारा ई मनी ऑर्डर सेवा प्रारंभ की गई है। ई मनी ऑर्डर यानी इंटरनेट मनी ऑर्डर के अभी प्रारंभ किया गया है। यह सेवा इस समय विभिन्न नियत पोस्ट ऑफिसों से ही प्राप्त की जा सकती है। ई मनी ऑर्डर से धन दूसरे ही दिन नियत व्यक्ति को उसके पते पर प्राप्त होते हैं। मनी ऑर्डर के अंदर व्यक्ति को पैसे पोस्ट ऑफिस में लेने जाना पड़ता है एक अपना आइडेंटिटी कार्ड लेकर, परंतु यहाँ पर ई मनी ऑर्डर के द्वारा उस व्यक्ति के पते पर यानी जो व्यक्ति को पैसा भेजा गया उस व्यक्ति के पते पर पोस्ट मास्टर है जो उसे घर जाकर उसे पैसा देता है। ई मनी ऑर्डर द्वारा ₹1 से लेकर 5,000 तक भेजे जा सकते हैं। पैसा भेजने के लिए डाक विभाग वेब सर्विसेज और अपने कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग करता है। ई मनी ऑर्डर में ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है, इसलिए पैसे भेजने वाला प्रत्यक्ष रूप से पोस्ट ऑफिस में जाकर अथवा अपने कंप्यूटर या मोबाइल द्वारा डाक विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है। फॉर्म भरने के बाद वो क्या कर सकता है, पैसों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। ई मनी ऑर्डर के फॉर्म में जिसको पैसा भेजना है उसका नाम, पता, पिन कोड लिखना आवश्यक है। नाम और पता बहुत ही ज़रूरी है, और साथ ही साथ सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है पिन कोड नंबर। 24 घंटे में यह धनराशि व्यक्ति को उसके पते पर चुका दी जाती है। पैसा प्राप्त करते समय फ़ोटो वाला पहचान पत्र प्रस्तुत करना पड़ता है। इसके अंदर भी एक आइडेंटिटी प्रूफ प्रस्तुत करना पड़ता है। ई मनी ऑर्डर के साथ आवश्यक हो तो निश्चित संदेशों में से कोई एक संदेश धन प्राप्तकर्ता को भेजा जा सकता है। यानी अगर आपको कोई अपना कुछ समाचार भी देना है तो वो भी समाचार भी कुछ भेजा जा सकता है। इसी के हिसाब से बरोबर कि ई मनी ऑर्डर यानी शुरुआत में मनी ऑर्डर क्या होता था, पैसों का लेन देन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैसों को भेजा जाता था। और ई मनी ऑर्डर चालू होने के बाद तुरंत ही पैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामने वाले व्यक्ति को अपने पते पर ये पैसा मिलता है। अब देखते हैं अन्य गौण सेवाएं कि डाक विभाग द्वारा अन्य बहुत सारी सेवाएं उपलब्ध हैं, जिसमें विदेशी मुद्रा का क्रय और विक्रय करना, विदेशी मुद्रा को खरीदना और बेचना। जैसे अगर आप कहीं विदेश से जाकर आए हैं और आपके पास अगर कोई विदेशी मुद्रा है तो आप उसे पोस्ट ऑफिस में जमा कर सकते हैं, उसके बदले भारतीय रुपये प्राप्त कर सकते हैं। विदेशी मुद्रा में ट्रैवल्स चेक, विदेशी मुद्रा में पूर्व संग्रहित रकम का कार्ड, डेबिट कार्ड, विदेशी मुद्रा में ड्राफ्ट, विविध म्यूचुअल फंड में विनियोग, भारत सरकार की बहुत सी योजनाओं में फंड में विनियोग, भारत सरकार की बहुत सी योजनाओं के लिए एजेंट के रूप में सेवा,
बैंकिंग सेवा, पेंशनरों के बचत खाते में पेंशन का भुगतान, रेलवे टिकट का बुकिंग आदि सेवाएं डाक विभाग देती है। डाक विभाग बहुत सारी सेवाएं देती हैं, जिसके अंदर ज़्यादातर विदेशी मुद्राओं को बदलना इसकी सेवाएं देती है। इसके बाद टिकट रेलवे टिकट बुकिंग की भी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। आगे देखते हैं गोदाम। ये भी एक सेवा करने के लिए ही बनाया गया स्थान है, क्योंकि गोदाम के अंदर कच्चा माल और तैयार हुए उत्पादित माल को क्या किया जाता है, संग्रहित किया जाता है। अब गोदाम का उपयोग जो कंपनी है वो भी उपयोग करती है, तो कितनी बार बिना कंपनी यानी किसानों के अनाजों के लिए भी बड़े बड़े गोदाम बनाए जाते हैं, सरकार के द्वारा भी बनाए जाते हैं और पर्सनल गोदाम भी बनाए जाते हैं, जिसमें वस्तुओं को क्या किया जाता है, संग्रहित किया जाता है। और जिन व्यक्ति की वस्तु वहाँ रखी जाती है उससे मिनिमम जो भी कुछ भाड़ा हो वो भाड़ा लिया जाता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि आलूओं को रखने के लिए, ये केले को रखने के लिए बराबर बड़े बड़े स्टोर बनाए जाते हैं। उन स्टोरों के अंदर इन्हें क्या किया जाता है, संग्रहित किया जाता है। जैसे यहाँ लिखा है कि उत्पादन के पश्चात माल का विक्रय या उपभोग तुरंत नहीं होता। कोई भी वस्तु का उपयोग तुरंत नहीं होता या तुरंत ही बाज़ार में बेचा नहीं जा सकता। जैसे किसान जो भी फसल उगाता है वो तुरंत ही लोग नहीं खरीदते, परंतु उन्हें क्या रहता है, गोदाम में संग्रह करना आवश्यक होता है। नाशवान वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए गोदाम की आवश्यकता है, यानी जो वस्तु खराब होने वाली हो उससे हम क्या करते हैं, गोदाम में रखने की आवश्यकता होती है। जैसे अनाज, बहुत सी वस्तुओं की मांग मौसमी होती है। मौसमी यानी बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनकी मांग बराबर जैसा मौसम होता है उस मौसम के अनुसार होता है। जैसे छतरी है तो छतरी बारिश के समय में ही काम आने वाली है। गेहूँ है, गेहूँ ऐसे तो पूरे 12 महीना मिलते हैं, पर लोग अपने घरों के अंदर कब भराते हैं, गर्मी के सीज़न में, जून, बारिश से पहले अपने घरों में उसे भराते हैं। तो जो मौसम है यानी जैसे गेहूँ है, जो गेहूँ ठंडी के सीज़न में होता है, मार्च अप्रैल के अंदर गेहूँ खेतों से निकल जाते हैं और उसके बाद किसान क्या करते हैं, अपने घर ले जाते हैं, घर से उसके बाद बाज़ार में बेचते हैं, तो वहाँ उसे क्या किया जाता है, संग्रह किया जाता है। उसके बाद है कि और उसका उत्पादन पूरे वर्ष के दौरान होता है, तब ऐसी वस्तुओं का संग्रह करके रखा जाता है और जब मांग हो तब प्राय हो ऐसी व्यवस्था गोदाम द्वारा की जाती। कई बार कच्चे माल का उत्पादन के लिए उपयोग किया जाए, इससे पूर्व उसका संग्रह करना आवश्यक होता है। उसी प्रकार वाणिज्य के एक अंग के रूप में गोदाम भी एक सेवा के रूप में दिया जाता है, क्योंकि हर एक कोई भी छोटा बड़ा व्यक्ति गोदाम नहीं बना जा सकता, या तो सरकार के द्वारा गोदाम बनाया जाता है या बड़े व्यक्तियों के द्वारा गोदाम बनाए जाते हैं, जो गोदाम बनाने के बाद उसका भाड़ा वसूल किया जाता है। यहाँ पर उसका अर्थ लिखा कि गोदाम ऐसी सेवा है जिसमें उत्पादनों का संग्रह किया जाता है। उत्पादन यानी वस्तु तैयार होने के बाद उसका संग्रह किया जाता है। उत्पादन अपने मूल स्वरूप में अच्छत रहे इस प्रकार रखा जाता है। मूल स्वरूप में रहे इसके लिए उसे सुरक्षित रखा जाता है। संग्रह दौरान उत्पादन के गुण बने रहें अथवा उसमें कम से कम परिवर्तन हो, यह इसका मुख्य उद्देश्य होता है। गोदाम के कारण समय तुष्टि का सर्जन होता है। गोदाम के कारण क्या होता है, समय तुष्टि, यानी समय जब भी समय आता तब वस्तुओं को क्या किया जाए, बाज़ार में भेजा जा सकता है। इसके लिए आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े बड़े गोदाम बनाए जाते हैं, किराने की दुकान हो अथवा कोई भी डेयरी हो, ऐसे में बड़े बड़े गोदाम बनाए जाते हैं जहाँ पर वस्तुओं का संग्रह किया जाता है। रेफ्रिजरेटर की भी सुविधाएँ की जाती है। बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज बनाए जाते हैं जिसके अंदर फल फ्रूट से लेकर अनाज हैं या जैसी कोई भी ख़राब होने वाली चीज़ वस्तुओं को कोल्ड स्टोरेज के अंदर रखा जाता है, जो लंबे समय तक उसको रखा जा सकता है और उसके बाद उसका उपयोग किया जा सकता है। यहाँ गोदाम के प्रकार दिए हैं, अलग अलग 3 प्रकार हैं। पहला है माल की दृष्टि से यानी निजी गोदाम, और एक दूसरा है सार्वजनिक गोदाम। निजी गोदाम यानी निजी गोदाम क्या होता है, अपना व्यापारी अपना पर्सनल गोदाम बनाता है। इसके बाद देखेंगे नीचे सार्वजनिक गोदाम है। उसके बाद कर भुगतान की दृष्टि से कर भरे हुए माल का गोदाम यानी टैक्स भरे हुए माल का गोदाम, और कर न भरे हुए माल का गोदाम। ये दोनों ही गोदाम जो होते हैं वो ज़्यादातर समुद्री किनारे पोर्ट पर दिखाई देते हैं। उपभोग की दृष्टि से सामान्य गोदाम और विशिष्ट गोदाम, इनके बारे में हम लोग आगे देखें तो निजी मालिकी के गोदाम है व्यापारी या उत्पादकों के अपने माल का संग्रह करने के लिए आवश्यकता के अनुसार निजी मालिकी के गोदाम होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मेरी
फैक्ट्री है, मेरी फैक्ट्री में बना हुआ माल यानी उत्पादित हुआ माल को रखने के लिए मैंने अपना एक गोदाम बनाया है जो मेरा पर्सनल है, जिसका उपयोग मैं अकेला ही कर सकता हूँ, दूसरा कोई भी उसका उपयोग कर सकता नहीं है, जिसे हम क्या कहते हैं, निजी मालिकी का गोदाम कहते हैं। इसके बाद है कि पर्सनल गोदाम, इसके बाद है कि